आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो मॉनसून सत्र में अखिलेश वर्सेस योगी आज देखने को मिला। दरअसल तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दुष्यंत कुमार की इन्हीं लाइनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के बयानों पर, तमाम तरीके की समस्याओं पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो उन सभी सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन सांड की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, यही सांड आपके समय में बूचड़ खाने में होते थे। हमारे समय में ये किसान पशुधन का पार्ट बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि नेता विरोधी दल की बातों को भी सुना जाएगा। 1 घंटे के भाषण में उन्होंने सिर्फ गोरखपुर का जल जमाव ही दिखाई पड़ा। गोरखपुर में एक ही रात में 133 मिलीमीटर की बारिश हुई है, इस वजह से वहां जल जमाव हुआ है। वहां के लोग खुश हैं, उन्हें पता है कि अब जल जमाव नहीं होगा। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच से खाने के आदी हैं, वो किसान, गरीब, दलित की पीड़ा आखिर क्या समझेंगे। पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया, ये पूरा प्रदेश जानता है। चौधरी चरण सिंह की बातों को अगर सपा ने जरा सा भी ध्यान से सुना होता या ध्यान दिया होता तो इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या ना करते। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़ खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। सदन में एक बार फिर से तकरार देखने को मिला, क्योंकि यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था। तो वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तकरीबन 1 घंटे 4 मिनट तक लगातार सरकार के मुद्दों पर बात की और सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए। इसके ठीक बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 2 घंटे 34 मिनट तक सदन के अंदर अपनी बातों को भी रखा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिवपाल जी, आपकी कीमत ये लोग नहीं समझेंगे, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, आपके साथ अन्याय हुआ है। ये तमाम ऐसे बयान थे जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के अंदर दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को घेरते हुए भी नजर आए हैं। और अखिलेश यादव पर हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस किसानों के मुद्दों को आज आप सदन में उठा रहे हैं, जिस किसानों की बात आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उनके सरकार में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, तो वो किसानों के हित की बात को बिल्कुल छोड़ दे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव पर कहा कि वो काफी अनुभवी नेता है, उनमें काफी अनुभव है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उनकी कद्र नहीं है। और आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सहानुभूति शिवपाल यादव के साथ है। तो रुक करते हैं रविंद्र का, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए भी नजर आएंगे। रविंद्र जी, देखिए, जब आज सदन के अंदर अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ देखने को मिला, तो वहीं अखिलेश यादव ने ऑर्बिट बदलने की बात कहते हुए कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा है। वहीं इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि अखिलेश यादव के अंदर एक गुस्सा है, एक मलाल है। यही वजह है कि वो सदन में ओम प्रकाश राजभर पर भी आज बोलते हुए नजर आए। समय भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा सत्र चलाना नहीं होता है। जो सत्र कर लगभग 20-22 दिन चलना चाहिए, ये 6-7 दिन में खत्म कर देते हैं। इस बार भी यही किया इन लोगों ने, और सदन में वो सारे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। सांड एक जो प्रमुख मुद्दा था, इसको प्रमुख मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी बनाया था। इसी सांड से मुख्यमंत्री जी के ओएसडी टकरा के और उनका देहावसान हो गया।
निधन हो गया, उस पे भी मुख्यमंत्री जी को कोई संवेदनशीलता नहीं है। अब उन्होंने कह दिया कि हमारे टाइम में सांड जो है बूचड़खाने में हुआ करते थे, उनके टाइम में गो आश्रय में हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 9 सालों में भारत का मांस निर्यात 705 करोड़ रुपए बढ़ा है। पता नहीं योगी जी को मालूम नहीं है कि मालूम है कि नहीं, अगर नहीं मालूम है तो बहुत असफल चीफ मिनिस्टर हैं। तो बूचड़खाने में कितने सांड जा रहे हैं, खाली ये आंकड़ा बताता है। ये तो लीगल आंकड़े हैं। अभी उनके बजरंग दल के लोग पकड़े गए हैं। मेरठ में सरदना एक विधानसभा है, वहां गाय काट के ले जाके बेचते थे दिल्ली के होटलों में बजरंग दल के लोग। क्या उनके अधिकारियों ने नहीं बताया हो गया मुख्यमंत्री जी को? अब उनके पास कोई, मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश को रसातल में पहुंचा दिया है। कोई मुद्दा नहीं है तो कभी शिवपाल जी पे कटाक्ष करेंगे, तंज करेंगे, कभी उनके साथ सिंपैथी करेंगे। फिर एक योगी से एक गजल गाने वाले बन गए। चलिए, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो जमीन किसके पैर के नीचे नहीं है। अखिलेश जी के अपने नेतृत्व में तो 111 विधायक है, 224 स्थान पे हैं, और योगी जी को उनके घर में घुस के हार दिलाया है। 50%, 41% और 30% में पहुंचा दिया है। योगी जी के पास तो 5 विधायक ही नहीं है। ठीक है, देखिए रविंद्र जी, आपने अपने विधायकों का आंकड़ा भी बताया। जी ठीक है, एक चीज पूरा कर दे बस खाली। पिछले कार्यकाल में 85 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और हम लोग को मिला के 150 लोग उनके खिलाफ आ गए थे वेल में। तो ये योगी जी के पैर के तले जमीन है। जी धन्यवाद। ठीक है, देखिए रविंद्र जी, आपने अपने विधायकों का आंकड़ा गिनाया, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव है। उसी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि अखिलेश यादव का खाता भी नहीं खुलेगा तो चाचा अपना रास्ता ढूंढ ले, चाचू अपना रास्ता ढूंढ ले। ये बयान आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? इस बयान को ऐसे देखते हैं कि आदित्यनाथ जी के पास जनहित में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास जीतने के लिए एक भी उम्मीदवार नहीं है कि बार बार वो शिवपाल चाचा जी को बुलाते हैं। इस तरीके से देखते हैं। वो जब वो अपने ही सीट नहीं बचा पाए लोकसभा की, तो दूसरे पे क्या तंज करेंगे वो? उनके शासन काल में भारतीय जनता पार्टी 30% वोट पाई निकाय चुनाव में, जो शर्मनाक स्थिति है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन है। उनके ही नेतृत्व में 10 लोकसभा सीटें हारी, 57 विधानसभा सीटें हारी, पंचायत चुनाव हारे। तो ये आदित्यनाथ जी को पता है अपना भविष्य, तब वो शिवपाल जी के शरण में जाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए रविंद्र जी, आज सदन के अंदर जातीय जनगणना का मुद्दा भी खूब सुनाई दिया। चाहे वो नेता सदन हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर रहे। लेकिन अब जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जिस जातीय जनगणना की बात नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? जब नेहरू जी की सरकार थी तब क्यों नहीं कराई? भगवान रामचंद्र थे तब क्यों नहीं कराई? मुगल थे तब क्यों नहीं कराई? अंग्रेज थे तब क्यों नहीं कराई? प्रश्न ये है कि सरकार आपकी, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? अब तो इस पे हम बता दें, आपको मना कर दिया कि जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे। यह निर्णय दे दिया मुख्यमंत्री जी ने विधान परिषद में। इतने डरे हुए व्यक्ति हैं, उसके लिए तमाम कानूनों का सहारा लिया। इतने डरे हुए व्यक्ति हैं कि जातिगत जनगणना भी नहीं कराते हैं। तो इतिहास के काल से उनके नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इतिहास में देख के वर्तमान की राजनीति नहीं की जा सकती है। तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को अपने नेता की ही बात याद नहीं है। तो अगर वो इतिहास में देख के कहना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे मैं उनको सलाह दे दूंगा, उसमें बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ लिख उठेंगे। अब उन्होंने बता दिया कि जातिगत जनगणना से डरे हुए हैं और उन्होंने मना कर दिया। इसका नुकसान उनको 2024 में एक बार फिर उठाना पड़ेगा, जैसे लगातार उठाते आ रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रविंद्र जी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ते हुए अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए। तो आपने देखा सपा की तरफ से रविंद्र प्रताप सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब नेता सदन के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचता है। यही वजह है कि वो फिजूल के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में तमाम बड़े बयान दिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि इस दौरान नेता सदन ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पाठ बना हुआ है। तो आज यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन रहा और आखिरी दिन अखिलेश वर्सेस सीएम योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर देखने को मिला। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तकरीबन 1 घंटे 4 मिनट तक लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस दौरान अखिलेश यादव पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे। बिजली, जलभराव, बेरोजगारी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सरकार को घेरते हुए इस दौरान अखिलेश यादव नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर भी गानों के जरिए तंज कसा है। अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछली बार जितने भी सवाल पूछे गए उसका जवाब तो आज तक मिला नहीं। प्रदेश को बाद में ठीक करे, पहले अपने गोरखपुर को देखे। अखिलेश ने जातीय जनगणना, आवारा पशु को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी क्या जातीय जनगणना करवाएगी, जब बीजेपी सरकार में नहीं होगी तो जातीय जनगणना की वो भी बात करती हुई नजर आएगी। सदन के अंदर आज अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से, अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है। हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की है, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूं और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे, तो नेता सदन ने ये गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
यादव भी सदन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव का जो गाने का अंदाज है, जो फिल्मी अंदाज है, वो भी देखने को मिला, क्योंकि एक गाने के जरिए अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर रहे। तो वही केसी जैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए केसी जैन जी, अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव के लिए कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनका अक्सर सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है शिवपाल यादव के लिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो अक्सर शिवपाल यादव के प्रति जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं? विपक्षी दल ये आरोप लगा रहा है। देखिए मयूरी जी, जहां तक सदन के अंदर चर्चा को लेकर के बात है, या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात सदन के अंदर कही कि माननीय, हेलो, ये आवाज मिली हमारी आपको? जी केसी जैन जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी जी, अगर उन्होंने चाचा के लिए, शिवपाल जी के लिए अगर एक बात कही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कम से कम सदन के अंदर जिस तरीके से तनावपूर्ण तमाम सारी बातें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधपूर्ण वातावरण रहे और थोड़ा सा हल्का माहौल करने के लिए भी इस तरीके की बातें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवाल खड़ा किया है तो सवाल भी कहीं गलत नहीं। आप देखिए जिस प्रकार से शिवपाल जी की पार्टी को प्रेसपा को उन्होंने लिया पहले और उसके बाद में बाहर किया, उसके बाद में फिर लिया, फिर बाहर किया, और आज की डेट में जब शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के साथ में फिर है वापस, चुनाव के बाद जिस प्रकार से अलग चले गए थे उसके बाद फिर वापस आ गए, लेकिन आने के बाद में भी ना तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ना तो कोई इस बात का कोई भरोसा है कि लंबे समय तक वो यहाँ पर टिक पाएंगे या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसा कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं है। तो केसी जैन जी, क्या माना जाए कि आप शिवपाल सिंह यादव को एनडीए का हिस्सा बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए थोड़ा सा विरोधपूर्ण माहौल सदन के अंदर होता है और बाकी ये तो पार्टी के मुखिया होने के नाते वो स्वयं निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है। और पार्टी के जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के रहते हुए माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के पद के रूप में रहे, और जब सब कुछ मिल गया उनको तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो एक शिष्टाचार के नाते एक संवेदना तो होती ही होती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए केसी जैन जी, जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल हमलावर रहा और लगातार अब विपक्षी दल ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है, इसलिए वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर ना तो बात करना चाहती है, ना जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी सवाल जरूर खड़ा करती है, लेकिन 2012 से लेके 2017 तक पूर्ण बहुमत की जब इनकी सरकार रही तब इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। तब इन्होंने न इसको मुद्दा बनाया, ना तो इन्होंने कहीं कोई अपील की, और इनका समर्थन भी समाजवादी पार्टी का केंद्र की उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको था। और मनमोहन सिंह जी जब 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे तब भी इन्होंने बाहर से समर्थन उनको दिया। तब कभी भी समाजवादी पार्टी ने ना तो लोकसभा के अंदर ना विधानसभा के अंदर कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब ये जाति जनगणना इस तरीके का कार्ड खेलना चाहते हैं, जबकि आज की स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है सबका साथ सबका विकास, हम तो सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा करते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी को 30-35 सालों के बाद जो रिपीट हुई अगर कोई पार्टी तो ठीक है। बस केसी जैन जी का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए आज जब सदन में गर्मजोशी का माहौल था तो इसी बीच एक और बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया कि अभी साल 2022 से 2027 ये भारतीय जनता पार्टी के पास है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और आगे 2027 से लेकर 32 तक भी यूपी में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। विपक्षी दल ये पूछ रहा है कि आखिर आप में ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? देखिए, इस प्रकार से समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस लगातार तमाम सारे गठबंधन करने के बाद में भी जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। 2017 में समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया कांग्रेस के साथ किया, बिल्कुल धराशायी हो गए। उसके बाद में इन्होंने 2019 में बहन जी के साथ 50-50 किया,
40-40 सीटों पे बंटवारा किया और आज की स्थिति में केवल और केवल 3 सीटें बची हैं समाजवादी पार्टी की लोकसभा में। तो ये कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। 2012 में इलेक्शन जरूर जीते, लेकिन 2012 के बाद चाहे 2019 का इलेक्शन रहा हो, 2017 का इलेक्शन रहा हो, 2014 का इलेक्शन रहा हो, 2022 का इलेक्शन रहा हो, यानी कि 4-5 बड़े चुनाव हो गए लोकसभा विधानसभा मिला करके, लेकिन समाजवादी पार्टी की इसी दस्तिता है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष के रूप में है तो समाजवादी पार्टी है। तो जब समाजवादी पार्टी नहीं उभर पा रही है, कांग्रेस नहीं उभर पा रही है, बीएसपी नहीं उभर पा रही है, तो ऐसे में कैसे कोई पार्टी आगे चल करके 2027 में या आगे उसके अगले 5 सालों के बाद कहीं उभर के आएगी? ऐसा कहीं पे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और एक चीज है, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब जनता ने हमको 2017 में मैंडेट दिया, हमने काम करके दिखाया जनता ने 2022 से, फिर हमको मैंडेट दिया। अब उससे और अच्छा काम होगा, क्योंकि क्या है कि विकास की नींव पड़ चुकी है, दीवारें उठ चुकी हैं और उस पे जो है सीलिंग पड़नी है, छत पड़नी है, तो हम और ज्यादा अच्छा काम करेंगे, फिर सेकंड फ्लोर बनाएंगे, फिर थर्ड फ्लोर बनाएंगे। तो अगर डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के दुख दर्द में हम शामिल होंगे, तो जनता हमको बार बार अवसर देगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि विकास की नींव पर ही जनता लगातार हमको चुन रही है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि 2032 तक यूपी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही शासन देखने को मिलेगा। एनडीए के प्रवक्ताओं के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पार्लियामेंट एनेक्सी में ये बैठक चल रही है। इस वर्कशॉप का मकसद लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ताओं और मीडिया विभाग को सक्रिय करना है। आपस में गठबंधन के भीतर किस तरह से समन्वय हो उसकी कोशिश की जा रही है। तो वह इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी जीतन राम मांझी और आरएलजेपी रामविलास और आजसू के नेता के साथ ही प्रवक्ता भी शामिल है। तो इस बैठक में तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता और प्रवक्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया जा रहा है। तो ये बैठक लगातार एनेक्सी भवन में जारी है। इसमें INDIA को किस तरीके से जवाब दिया जाए, 2024 के चुनाव पर जो एनडीए है उसकी रणनीति क्या है, चुनावी मंत्र क्या होगा, किस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो एनडीए है वो चुनावी मैदान में उतरेगा, जिस पर चर्चा हो रही है। साथ ही मूल मंत्र भी दिए जा रहे हैं। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज एनडीए की एक बड़ी बैठक एनेक्सी भवन में देखने को मिल रही है। इस बैठक में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी? विवेक, देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से एनडीए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है और विपक्षी गठबंधन INDIA के मुकाबले लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद भी कर रहा है और उसके पीछे तमाम अपनी ताकतों को झोंकते हुए एनडीए नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो एनडीए के प्रवक्ताओं के लिए एक ट्रेनिंग कैंप या यूं कहें एक वर्कशॉप का आज दिल्ली में आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रवक्ताओं को बुलाया गया। निषाद पार्टी, अपना दल है, सुभाषपा, इन सभी पार्टियों के प्रवक्ता और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक का आयोजन दिल्ली में हुआ। और जिस तरीके से बात की जाए, पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया और इसका समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के इतर बिहार की भी जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिनके नेता चिराग पासवान हैं, इन सबकी पार्टियां जो है इस बैठक में शामिल हुई। और जिस तरीके से एक समन्वय स्थापित करने की बात की जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि सभी राज्यों का विपक्ष केंद्र की सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है, INDIA के गठबंधन के तहत आगे आ रहा है और कुल 180 लोकसभा सीटों पर विपक्षी गठबंधन INDIA एनडीए को चुनौती दे रहा है। देखिए विवेक, क्या माना जाए कि INDIA कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे समय बीत रहा है एनडीए को चुनौती महसूस हो रही है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, प्रवक्ताओं के साथ ही नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि चुनौतियां जो है वो
बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे विपक्षी गठबंधन की बात करें या फिर सत्ताधारी पार्टी एनडीए की बात करें। वैसे भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और हर चुनाव को एक बेहतर तरीके से वो लड़ती है, किसी भी चुनाव को हल्के में लेना पसंद नहीं करती है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन एकजुट हुआ है, और इसके पहले भी हमने देखा है कि तमाम बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि विपक्षी गठबंधन ने एक होकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। कई बार नतीजे आए हैं, कई बार नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन नतीजों के इतर लगातार विपक्षी गठबंधन केंद्र सरकार पे हमलावर हुआ। हमने देखा अभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की 3 दिन की चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर जवाब दिया, उसके बाद वोटिंग हुई, अब विपक्षी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गठबंधन एक हो रहा है। उसके इतर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए एक वर्कशॉप और ट्रेनिंग कैंप लगा रही है, ताकि उनके प्रवक्ताओं को यह बताया जाए कि सरकार की बातें जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और जो विपक्षी गठबंधन है उनके आरोपों से किस प्रकार से जवाब दिया जाए, उनके आरोपों का किस प्रकार से प्रत्यारोप किया जाए, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक ये पार्टी के प्रवक्ता जो है वो पहुंचाने का काम करें। ठीक है, देखिए विवेक, घंटों तक चली इस बैठक में यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी से तो 80 लोकसभा सीटें निकलती है, तो यूपी से कौन कौन सा वो नेता या वो प्रवक्ता रहा जो इस बैठक में मौजूद रहा? क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ा सहयोगी दल अपना दल एस की तरफ से अनुप्रिया पटेल इसमें शामिल हुई। इसके बाद अगर बात करें निषाद पार्टी से तो निषाद पार्टी से राजीव यादव इसमें शामिल हुए, सुभाषपा से अरुण राजभर, उसके अलावा पीयूष मिश्रा इसमें शामिल हुए। अब बात करें उत्तर प्रदेश की तरफ, बिहार के भी जितनी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए में शामिल हैं, उनके भी नेता और प्रवक्ता इस वर्कशॉप में जुड़े और तमाम सारे मुद्दों पे चर्चा की गई, किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में। धन्यवाद विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एनडीए का प्लान अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि आईएनडीआईए यानी कि विपक्षी दलों का जो समूह है उस पर वार पलटवार कैसे करना है, इसको लेकर आज सभी प्रवक्ताओं के साथ ही नेताओं को मंत्र दिया गया, और 2024 के लिए एनडीए का एजेंडा क्या होगा आज एक बार फिर से इस पर चर्चा की गई है। मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव की लोक जागरण रथ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। समाजवादी पार्टी 15 से 17 अगस्त तक ये लोक जागरण यात्रा बुंदेलखंड में होगी। वहीं इस रथ यात्रा के जरिए सपा पार्टी के कार्यकर्ता अपने जिला प्रशिक्षण शिविरों में रुकी कवायद को फिर से आगे बढ़ाना भी चाहेगी। इसके जरिए 16 और 17 अगस्त को सबसे पहले बांदा में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 19 और 20 अगस्त को फतेहपुर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की भी योजना है, जबकि इस दौरान दोनों जिलों के सभी विधानसभाओं के सेक्टर और बूथ स्तर के पदाधिकारी इस शिविर का हिस्सा बनेंगे। अखिलेश यादव इन शिविर से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने की योजना बना रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में उनके कार्यकर्ता जी जान से मेहनत कर सके। तो अखिलेश यादव की लोक जागरण यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुंदेलखंड में एक बार फिर से अखिलेश यादव का रथ दौड़ेगा, जिससे समाजवादी पार्टी के साइकिल को रफ्तार दी जाएगी। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, एक बार फिर से अखिलेश यादव का रथ दौड़ेगा और बुंदेलखंड में अब अखिलेश यादव का जो रथ है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। बुंदेलखंड के साथ आसपास के और कौन कौन से क्षेत्र होंगे विभांशु जहां पर ये रथ गरजता, बरसता और दौड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, अगर आपको बता दें मुस्कान, तो समाजवादी पार्टी की तरफ जन जागरण यात्रा निकाली गई, साथ जागरण रथ कहीं ना कहीं नैमिष से होकर सीतापुर पहुंचा, सीतापुर के बाद लखीमपुर, और अब ये रथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेल क्षेत्र में पहुंच रहा है। अगर बात की जाए तो वहाँ महोबा, साथ ही साथ हमीरपुर, इन तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जन जागरण यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव जागरण यात्रा निकालेंगे। इसके साथ तौर से अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में यात्रा निकलेगी। इसमें अगर बात की जाए तो तमाम जो पूर्व में प्रतिनिधि रहे हैं समाजवादी पार्टी के या सदस्य रहे हैं, वही अगर बात की जाए तो विधायक तत्कालीन विधायक हैं, उनको पूरी अगर देखा जाए तो सक्रियता के साथ इस यात्रा को सफल बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्देश जारी कर दिया गया है। वही
प्रदेश के अलग अलग कोने के तमाम कार्यकर्ता फतेहपुर में भी एकत्रित होंगे। इसके बात की जाए तो इसके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और तमाम क्षेत्रीय नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए गुरुमंत्र दिया जाएगा। ठीक है विभांशु, देखिए बुंदेलखंड और बांदा में आगामी रथ यात्रा देखने को मिलेगी, लेकिन इसका असर और किन किन सीटों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, या अखिलेश यादव इस यात्रा के जरिए और कौन कौन सी सीटों को साधने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगभग 16 ऐसे लोकसभा सीटें हैं जो कहीं ना कहीं इस यात्रा में का केंद्र रहेगा। 16 लोकसभा सीट कहीं ना कहीं टच करेंगे। अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड, फतेहपुर और बांदा के आस पड़ोस की जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। वहां के जिलाध्यक्षों की इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से निर्देश भी जारी किया जा चुका है। साथ ही अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड के साथ साथ यादव यानी कि मैनपुरी, सैफई, इटावा के भी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं यात्रा का प्रभाव देखने को मिलेगा और वहां के कार्यकर्ता इसमें बखूबी अपना पूरा शिरकत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव से पहले हुंकार भरते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की एक और यात्रा अब आगामी देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में, यानी कि 15 से 17 अगस्त के बीच का वो समय होगा जब बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की रथ यात्रा देखने को मिलेगी। तो इस रथ यात्रा का प्रभाव तकरीबन 16 से 17 लोकसभा सीटें होंगी जिस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।